नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर और बड़ी खबर में हम करेंगे बात राजस्थान सरकार के 4 साल की। हमारे साथ वरिष्ठ जर्नलिस्टों का एक पैनल है, वो बताएगा अपने नजरिए से कि सरकार के 4 साल कैसे रहे। न केवल सरकार के 4 साल, अशोक गहलोत की तीसरी पारी के 4 साल, जो 4 बजट पेश कर चुके हैं, 4 साल का सफर तय किया है। पहले उनका यही रहा कि मुख्यमंत्री नंबर 1 पहले कार्यकाल में 1998 से 2003 तक का रहा। उसमें कहा गया कि अकाल के मैनेजमेंट के लिए राजस्थान में इससे बेहतर मुख्यमंत्री नहीं हो सकता था। दूसरे कार्यकाल में उन्होंने फ्री का सिलसिला शुरू किया कि राइट टू एजुकेशन हो या फिर निःशुल्क जांच की बात हो, दवाइयों को दायरा बढ़ाए, बहुत सारे ऐसे किए उन्होंने काम। और तीसरा कार्यकाल, सरकार का दावा है कि मॉडल स्टेट के रूप में, चाहे कोविड के दरमियान कोई भूखा ना सोए, भीलवाड़ा मॉडल हो या फिर इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की बात हो या ओपीएस योजना की बात हो, चिरंजीव योजना को सिरे चढ़ाने की बात हो, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। लेकिन इसी बीच अशोक गहलोत के लिए तीसरे कार्यकाल के यह सफर सहज भी नहीं रहा। एक तरह से कहूं कि खुद के अपनों ने कि जैसे वो कहा जाता है ना कि मैं कुछ कंटिन्यू नहीं कर पा रहा उसको कि चिराग से ही गिर गई सरकार, वो भी एक बड़ी दिक्कत रही। और आप सब लोगों ने देखा कि कोविड काल में एक तरफ लोग घरों में थे और सरकार होटल में थी, वो बड़ी समस्या का वक्त रहा। तो 4 साल को हम किस तरह से देखें, उसी को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ ओम सैनी साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार, श्याम सुंदर शर्मा साहब हैं हमारे साथ, और महेश शर्मा साहब जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। मैं ओम जी आपके पास आना चाहूंगा। 4 साल के सफर को हम कैसे देखें, क्योंकि मॉडल स्टेट की बात कही है अशोक गहलोत ने, और धरातल पे वो मॉडल स्टेट कितना उतर पा रहा है। योगेंद्र जी, आपके इंट्रो के साथ में अपनी बात कहना चाहता हूं कि जो 3 पीरियड गए हैं वर्तमान मुख्यमंत्री के, उसमें पहले पीरियड में जो कुछ हुआ वो तो आपको पता है, लेकिन दूसरे पीरियड में जो महत्वपूर्ण बात थी वो था एक आर्थिक मॉडल बदलने का सिलसिला था। मनमोहन सिंह जी के लिबरलाइजेशन की जो पॉलिसीज थी, उनके बीच में कैसे कांग्रेस अपने उन वादों को पूरा करेगी जो हिंदुस्तान के प्रियम्बल में दिए हुए हैं, और कैसे जो दुनिया की सारी स्थितियां बदल रही हैं उनमें कैसे अपने आप को उतार सकती है। तो वो जो फ्लेक्सिबल योजनाओं वाला सिलसिला था, उसे वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट प्रभावी हुआ। उसका प्रभाव, उसके होने के बावजूद जो कुछ होना था वो तो उनको रेवड़िया कह करके और उड़ा दिया गया, लेकिन ये हुआ। अब तीसरा जो आता है लास्ट वाला, जो वर्तमान हम देख रहे हैं, उसका आ जाए। वर्तमान में 4 साल के अंदर 2 साल तो इन्होंने जो अपनी गवर्नेंस के लिए जो इनका अकाल और सूखे के वक्त में जो काम करते रहे, उसका अनुभव और कोविड से निपटने का जो तरीका था, उसके लिए लोगों ने तारीफ की, इनको केंद्र सरकार ने भी की और देश के प्रधानमंत्री ने भी की। लेकिन साथ साथ में जो सबसे बड़ा संकट पैदा हुआ वो ये कि आपके पास में बहुत सारी योजनाओं को रन करने के लिए फाइनेंसेस का सिलसिला नहीं बन रहा। वो कहां से प्राप्त करें? वो प्राप्त करने के लिए आपने निवेश का जो रास्ता अडेप्ट किया है, जिसके माध्यम से अगर वो, तो निवेश के माध्यम से भी वो सारी बातें होती नहीं है। ऐसी स्थिति में आप आश्वस्त कर रहे हैं कि हम दुनिया के किसी भी कोने से किन्हीं इंस्टीट्यूशन से कैसे भी पैसा ला करके जो हमने वादे किए उनको पूरा करेंगे। और उसी पे आज जो एक पूरे पेज का एक विज्ञापन है पूरे अखबारों में, और 19 उसके बाद इसमें कोई शक नहीं कि संजीवनी वाला जो सिलसिला है, जिसकी तारीफ कांग्रेस के यात्री भी कर रहे हैं, जो पदयात्रा कर रहे हैं वो भी बोलते हैं, लोग भी बोलते हैं, लेकिन बाकी चीजों में बहुत सारी बातें हैं जो बड़े विरोधाभास वाली हैं। जैसे अंग्रेजी शिक्षा का जो माध्यम वाला जो सिलसिला है, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये पता नहीं क्यों इसको अडॉप्ट किया गया है। आपको हायर एजुकेशन बेटर करनी चाहिए थी, आपको साथ साथ में ये चीजें जो पहले आपका मॉडल था, क्योंकि जितने भी शिक्षा शास्त्री रहे हैं, चाहे यशपाल रहे हों, चाहे कोठारी रहे हों, ये सारे लोगों ने ये इस तरह का मॉडल कभी अडॉप्ट नहीं किया। क्योंकि जैसी आप अपनी भाषा में किसी बात को समझ सकते हैं, दूसरी भाषा में नहीं सकते, तो भाषा सिखाइए वो अलग बात है, लेकिन भाषा अंग्रेजी माध्यम का, तो ये तो एक स्ट्रेटेजी हो गई कि ताकि वो इंस्टीट्यूशंस जो फर्जी हैं
और ये अंग्रेजी का माध्यम बनाने की बात करते हैं उनके साथ में, उसी तरीके से सरकार भी करने लगे तो मैं नहीं समझता, लेकिन फिर भी बहुत बेहतर हुआ है। इन सारी बातों जी का हमें हमें आलोचना तो इसलिए मैं नहीं करना चाहता कि अच्छी अच्छी बातें हैं। ओलंपिक जो पहले कभी दुनिया में ही नहीं हुआ, ग्रामीण ओलंपिक, वो हिंदुस्तान के अंदर हुआ, इसकी बात। और जो शहरी ओलंपिक भी होंगे तो यह जनमानस के साथ में जुड़ने की एक राजनीतिक प्रक्रिया जो होनी चाहिए, शासन की जो प्रक्रिया होनी चाहिए, उसका एक जरिया मिल गया जिसके माध्यम से आप गांव के अंदर पंचायत लेवल तक अपने आप को पहुंचा देंगे। तो ये मैं समझता हूं कि ये जो योजनाएं हैं इनकी। लेकिन बेरोजगारी का जो सिलसिला है, 1-1.5 लाख लोगों को आपने नौकरी दी है, बाकी प्रक्रिया में लगे हुए हैं, तो उससे काम चलेगा नहीं। रोजगार आपको प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में बाकायदा आपको देखना होगा कि कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से जो बच्चे निकल रहे हैं, स्कूलों से जो बच्चे निकल रहे हैं, उनका किस तरीके से पहले से तय हो। तो इसके लिए एक लंबा समय चाहिए, लेकिन लंबे समय की बुनियाद आप अभी डाल सकते थे। अभी तक मुझे लगता नहीं है कि वैसी बुनियाद डल गई हो। अच्छा किया है, सारा सब कुछ है। जिसको अच्छा किया उसके लिए तो कहाँ हम लोग कोई अपोजिशन के लोग तो है नहीं कि साहब सारा सत्यानाश कर दिया, पता नहीं क्या कर दिया। वो हमारे कहने की बात नहीं है। हकीकत में 4 साल के अंदर जो कुछ हो सकता था बेहतर सामान। ओल्ड पेंशन वाली स्कीम, उस पेंशन की स्कीम को देखिए। बुढ़ापे में जब आदमी जिसके पास में कोई जरिया नहीं होता है और पेंशन का पैसा अगर उसको मिलता है तो उसकी क्या ऐसे इस महंगाई के जमाने में आप सोचिए अगर नहीं हो तो क्या हो। ओम जी, आप सही कह रहे हैं। इस बात को लेकर के मुख्यमंत्री ने कहा कि ये मैं देखता हूं लोगों का नजरिया किस तरह की स्थिति बनती है। ये पेंशनर कैटेगरी में अगर कोई आदमी जाता है तो उसके लिए एक रिस्पेक्ट है ये सरकार की ओर से, उसे पेंशनर को एक उसका जो भत्ते के रूप में मिलता है, क्योंकि सरकार अगर देती है तो उसका सम्मान के रूप में देती है, ताकि वो अपने स्वाभिमान के साथ में अपने बुढ़ापे के दिन यापन कर सके। ये उन्होंने आज कोट भी किया था कि मेरा भी बुढ़ापा है, आएगा, और मैं जब रिटायर हो जाऊंगा, या मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, तो उन्होंने कहा था कि मोदी जी को ये कोई पार्टी से जुड़ा इश्यू नहीं है, उसको उस रूप में देखना चाहिए कि वास्तव में जो पेंशनर होता है उसके सामने बड़ी तकलीफें होती हैं, बुढ़ापे में उनको पूछता नहीं है। हम बहुत सारे लोगों की फिक्र करते हैं, देखते हैं। तो उस नजरिए से उन्होंने कहा। मैं चले वापस लौटूंगा, मैं श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा। एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर के बड़ी चर्चा होती है, जो ओम जी ने भी जिक्र किया, और बड़ी रोचक बात है। देखिए, अगर मैं देता हूं तो लोक कल्याणकारी योजना है, और श्याम सुंदर शर्मा साहब देते हैं तो मैं महेश जी कहेंगे रेवड़िया बांट रहे हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर के कुछ वास्तव में विचार करना चाहिए सरकारों को। वेलफेयर स्कीम्स हैं, लेकिन फ्री में भी वहां दी जाए जहां वास्तव में जरूरत हो। देखिए योगेंद्र जी, जिस प्रकार की राजनीतिक बातें हैं और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में वोटों की जब आप बात करते हो, वोट लेने की बात करते हो, तो बहुत मजबूरियां होती है कि आपकी वित्तीय व्यवस्था ठीक नहीं है तो भी कुछ देना होगा आपको। मैंने जब पूछा भी था कि आपके पास आपका बजट कितना खर्च हुआ, ये, और क्योंकि आज हम कर्जा जितना ले रहे हैं उस कर्जे के अनुरूप हम काम नहीं कर पा रहे हैं, कि हमने को कर्जा जो ले रखा है उसका ब्याज चुकाने के लिए भी कर्जा लेना पड़ रहा है। तो ये बात सही, ओम जी की बात का मैं समर्थन करता हूँ कि हमको अपनी स्थितियों के अनुरूप, देखिए सरकार हर चाहती है कि आम व्यक्ति का भला हो और आम व्यक्ति को पहुंचे, क्योंकि वोट आम व्यक्ति देता है उसे। बाकी के लोगों के पास तो पैसा, वो तो परवाह ही नहीं करते। जिस व्यक्ति को आप रोज खाना होता है, रोज बनाना होता है, वही व्यक्ति आपको जिताता है। तो ऐसी स्थिति में आप करते हो। अब देखिए, उन्होंने कहा कि हमें अधिकार है कि हम पुरानी पेंशन योजना लागू करें। संविधान ने हमको अधिकार दिया, अब केंद्र हमारे ऊपर हस्तक्षेप करे, सारी बातें करे, उससे क्या फर्क पड़ता है। हम अपने स्टेट के वेलफेयर के लिए क्या कुछ कर सकते हैं तो हम निर्णय करेंगे, ये केंद्र थोड़ा करेगा। हम केंद्र से तो पैसा मांगने जाएंगे नहीं। हमारे जब रिटायर हो रहा आदमी, हम ही दे रहे हैं उसको। अभी उनका 400 लोग रिटायर हुए तो हमने अपना पैसा दिया है। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि केंद्र में मांग उठने लगी है, प्रधानमंत्री जी की नींद उठने लगी है, इसलिए आप हिमाचल का चुनाव हार गए। कहा ना मुख्यमंत्री जी ने कि हिमाचल के मुख्यमंत्री जी जयराम जी और जेपी नड्डा ने कहा था कर दो लागू, नहीं तो कुछ हो जाएगा, कह रहे हार गए। तो चुनाव जीतने के लिए अब हमको वेलफेयर की चीजें देनी पड़ती है। लेकिन देखिए, जब चुनाव आता है और बयार चलती है, जब राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जब बदलाव की स्थिति आती है, तो विकास कहीं नहीं रह पाता। विकास की जगह रखा जाता है। जो अच्छा व्यक्ति भी चुनाव हार जाता है। ये विडंबना है राजनीति में। अब आप 4 साल में 2 साल तो आपने कोरोना के निकाल दिए, स्थितियां खराब थी, अब पैसा था नहीं, हमने फिर भी गरीबों को देने की कोशिश की। ये तो मुख्यमंत्री जी की तारीफ की जानी चाहिए कि जो व्यक्ति कमा नहीं पाता, ठेले वाला, खोमचे वाला, और उन तक आपने पैसा दिया, ये अच्छी बात है, इसमें दो राय नहीं, इसमें कोई
राजनीति करने वाली बात जहां हो वहां करनी चाहिए, लेकिन जो अच्छा काम किया उसके लिए उनको कहना चाहिए कि आप अच्छा काम करने के लिए आपने अच्छा काम भी किया। और कुछ चीजें हैं उन्होंने कहा कि आज देखिए बड़े दबे मन से कहा कि हमारे यहाँ मन मुटाव नहीं है, हम एकता के बंधे में हैं और हम अच्छी अच्छी बातें करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हकीकत में ये है नहीं। क्योंकि जब कह रहे थे कि सरकार की उपलब्धियों को हम संगठन के माध्यम से आम लोगों तक पहुंचाएंगे, संगठन है ही नहीं, किसके माध्यम से पहुंचाओगे जब आप ब्लॉक अध्यक्ष नहीं बन पाए। गोविंद सिंह डोटासरा अकेला करेंगे क्या? ऐसे नहीं है। देखिए संगठन की दृष्टि से संगठन बनाया जाना चाहिए। 31 जिला अध्यक्ष नहीं है आपके पास, ब्लॉक अध्यक्ष नहीं, चुनाव आ गए आपके पास। क्योंकि देखिए सरकारी तंत्र तो जब तक रहेगा आपके पास, जब आप चुनाव आचार संहिता लगने के बाद सरकारी तंत्र आपसे दूर हो जाएगा, कहेगा हम जानते नहीं पहचानते नहीं। क्योंकि सरकार तो केवल जब तक चलती जब तक आपके पास कमान उनकी है और आप हटा सकते हो, लगा सकते हो, तो सरकार कहना मानती है। तो ऐसी स्थिति में आने वाली समय देखिएगा 5वें साल में कहा है बच्चों के लिए, युवाओं के लिए हम नया बजट लाएंगे, लेकिन पुराने बजट में हम पैसा ही नहीं दे पाए क्योंकि पैसा है नहीं। अब वो स्थिति तो है, 60% अगर बजट का पैसा खर्च करते हो तो वेलफेयर का पैसा कहाँ तक गया होगा ये आप हम बता सकते हैं। क्योंकि वो कह रहे थे विधानसभा में विधायक पूछते, आप क्यों पूछ रहे हो? तो देखिए पूछने का अधिकार तो वो नहीं बताए, अलग बात है, लेकिन हाँ उनको भी पता है कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छी योजनाओं को आपको जिक्र करना चाहिए। और पहले मैं वापस लौट रहा हूँ आपके पास में सर, वापस लौटूंगा आपके पास में। महेश जी, अशोक गहलोत सरकार का ये कार्यकाल जो रहा, कई तरह के हर्डल्स रही इसमें। 2 साल कोविड के जो दुनिया के सामने रहे, इनका और सचिन पायलट का विवाद फ्रंट पे आया। बेशक पार्टी के स्तर पे कुछ भी कहा जाए, चाहे उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की जाए, अगर करते हैं तो उनका अपना एक रुख होगा, उनकी पॉलिसी होगी, कोई खास बात नहीं। जैसे कल कहा राहुल गांधी ने कि ये तो हमारी डेमोक्रेसी है, अच्छी बात है। एक इनके अपने विधायक मंत्री ब्यूरोक्रेसी को लेकर के काफी चर्चाएं करते रहे, शिकायतें, बाकायदा सोशल मीडिया का उपयोग किया उन्होंने, भरपूर उपयोग किया। राजीव गांधी जी की देन थी, जैसे अशोक गहलोत साहब कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा इसका उपयोग अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी ने किया और उनकी टीम ने किया है सोशल मीडिया का। इनके भी विधायकों ने और मंत्रियों ने किया है। तो ये 4 साल का जो काम रहा इनका, फिर भी राजस्थान मॉडल स्टेट बना। देखिए जहां तक सवाल ये है कि 4 साल के शासनकाल का, तो मोटे रूप से अगर इसको देखा जाए कि किस रूप में क्या क्या सेक्शंस हैं जिसकी वजह से इनको जो उपलब्धि बना रहा है या कैसा रहा, जो उसका आकलन किया जा सकता है। एक तो राजनीतिक स्तर पे किया जा सकता है, दूसरा चिकित्सा के क्षेत्र, आधारभूत ढांचे को मजबूत करने को, उसको लेकर के किया जा सकता है। कोरोना प्रबंधन काल इसी के तहत आता है। और दूसरा ये आता है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में क्या कर पाए, और पानी के क्षेत्र में और पेयजल सुविधाएं कितनी उपलब्ध करवा पाए या नहीं करवा पाए, और राज्य की आर्थिक स्थिति कैसे बनी। इन सारी बिंदुओं को अगर ध्यान में रखें तो एक ये देखा जाए मोटे तौर पे कि विपक्ष भी है इसमें शामिल। अगर जहां राजस्थान की चर्चा करते हैं तो वहां विपक्ष की भी चर्चा होनी चाहिए कि वो कितना प्रभावशाली इन 4 सालों में रहा। तो अगर राजनीतिक रूप में जिसमें कि एक जिसे बोलते हैं कि काफी अस्थिरता भी आई है, उसको अस्थिरता को भी स्थिरता में बदला गया है। और जिस तरह से उन्होंने राजनीतिक कौशल में गहलोत ने जिस तरह से कांग्रेस को अपने सत्ता को बिखरने नहीं दी, और कांग्रेस के मतलब क्या राज्य को इन्होंने संतुलित रखा और कायम रखा, और कांग्रेस की प्रतिष्ठा भी बनाए रखी, इसलिए एक ये उपलब्धि भी एक राजनीतिक उपलब्धि कही जा सकती है। अब वो बयानबाजियों को इनका आकलन करेंगे तो बात अलग है। अब वो जैसे कहा कि साहब हमारी पार्टी लोकतांत्रिक है और हमारे में मतों की भिन्नता रहती है और अभिव्यक्ति की आजादी भी है, तो इन सब चीजों को अगर देखा जाए तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक दल में उठापटक सभी दलों में गुटबाजियां वगैरह सब होती है। लेकिन इस सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि अपनी सरकार को अस्थिर नहीं होने दिया, चाहे कितने ही मतलब हमले हुए। तो एक ये कामयाबी के रूप में देखा जा सकता है। दूसरा, मैं नंबर 2 पे मैं स्वास्थ्य चिकित्सा को लूंगा, जहां राजस्थान में बहुत कुछ इन्होंने कोविड का जहां तक किया जो है, और राइट टू हेल्थ का जो जिस तरह से जो है चिरंजीव योजना हो या जो किसी भी तरह के जो नई ये योजना स्वास्थ्य के लेके आए, तो एक आम आदमी को उसके हित के लिए उसको मतलब क्या कहते हैं, आज महंगे इलाज से भी उसको राहत दिलाने की कोशिश राज्य सरकार ने की है।
जो होनी चाहिए हर किसी भी संवेदनशील सरकार के लिए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि माना जा सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में ये नया प्रयोग भी है, क्योंकि आज जिस तरह से निजी शिक्षा के क्षेत्र में जो जिस तरह से चर्चा रहेगी, ब्यूरोक्रेसी को लेकर के चर्चा, इनके अपने मंत्रियों ने सवाल उठाए। हाँ, जो मैं ये कह रहा हूँ कि ब्यूरोक्रेसी पे जो सवाल उठाते हैं वो मंत्री उठाते हैं जिनको स्वयं को कहीं न कहीं कमजोरी होती है या उनको ज्ञान में कमी होती है। ब्यूरोक्रेसी को आप ब्यूरोक्रेसी हावी होने की कोशिश करती है। एक दूसरे को जब जो भी सरकारें आती है तो तोलने की कोशिश करती है, ब्यूरोक्रेसी अपने स्तर पर उसको देखने करती है कोशिश। और ये मतलब राजनीतिज्ञ लोग जो है जिनको जो जिम्मेदारी सौंपी गई है मंत्रालयों के, उनकी भी। अब सवाल आता है कि ये अगर ब्यूरोक्रेसी नहीं मानती है तो ये आप सर्वोच्च पद पे हैं, आप मंत्री, तो आपको आप में कहीं ना कहीं आप में भी कमजोरी है। इस बात को लेकर के ये भी देखने की आवश्यकता है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी का ये हर सरकार में हर मंत्री ये कहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री को तो ऐसा फैसला नहीं करना पड़ता। तो ऐसी क्या बात है कि मुख्यमंत्री एक मिनट के लिए मैं आप लोगों के पास में वापस आना चाहूंगा, मैं ओम जी का रुख करना चाहूंगा। ओम जी, क्या लगता है आपको? देखिए, गवर्नमेंट कोई भी बने, ये तो राजनीतिक दलों को तय करना है कि वो क्या चाहते हैं और किस नजरिए से देखते हैं। मेरा अपना मानना है कि जो गवर्नमेंट बनती है, जनता की चुनी हुई सरकार, वो कोई ना कोई तो काम करती है। अभी हमने कहा कि खामियां किसी में भी हो सकती हैं, सरकार में हो सकती हैं, कमियां बहुत सारी होंगी। आज अशोक गहलोत कह रहे थे आप कमियां बताइए, हम उन्हें दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। आपको क्या लगता है कि रिमेनिंग 1 ईयर, अब तो 1 ईयर की भी बात नहीं है, अगले साल 2023 में, इन दिनों में तो हो सकता है कि आज के दिन हम रिजल्ट्स पे चर्चा कर रहे हो, सरकार के गठन पे ही चर्चा कर रहे हो, क्योंकि सरकार के पास टाइम की बात करें महज 9 से 10 महीने बचे हैं। 9 महीने मानिए, एक्टिव वर्क के लिए 8 महीने, बाद में तो आप चर्चाओं में इसमें लग जाएंगे। आपको क्या लगता है कि इस पीरियड में सरकार को किन चीजों पर फोकस करना चाहिए? देखिए, मुख्यमंत्री के हिसाब से तो बजट का इंतजार करने की बात वो करते हैं और नौजवानों को समर्पित करेंगे, ऐसा बोलने का है। क्योंकि राज्य के जो टोटल मतदाता है उनका 53 से लेकर 55% नौजवान है, जो अपने आप में परेशान है, वो इधर उधर घूम रहा है। उसको बिल्कुल उसको बांधने की कई सारे रास्ते उन्होंने निकाले हैं, जैसे ये ओलंपिक, शहरी ओलंपिक, ग्रामीण ओलंपिक, और साथ साथ में ये बाकी जो लाभ तो सारे लोगों के लिए भी है, लेकिन साथ साथ में ये महत्वपूर्ण लग रहा है मुझे कि उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट है, उस एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में नौकरशाही में करप्ट लोगों को कैसे ठीक किया जाना चाहिए, कैसे उनको पनिश किया जाना चाहिए, और कैसे साथ लेके अपने राजनीतिक उद्देश्यों को भी हासिल करना चाहिए। इस बार ये काम उनका मुझे बड़ा बेहतर लगा है कि एक तरफ तो लोगों को पकड़ाया जा रहा है, उनकी रिश्वतें पकड़ी जा रही है, उनको दंडित किया जा रहा है, दूसरी ओर उनको संतुलित भी किया जा रहा है। वो जैसे ये शिकायत जो लोग कर रहे हैं उनके पीछे तो रीजन बहुत अलग है, वो ठीक कहते हैं महेश जी, उसके पीछे कई सारे कारण हैं, वो अलग बात है। मैं एक श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा। करप्शन की बात की और एसीबी का जिक्र कई बार मुख्यमंत्री खुद के स्तर पे भी करते हैं, बहुत बेहतर काम है, लेकिन अभियोजन स्वीकृति नहीं मिल पाती है। क्या लगता है कि वास्तव में वहां कहीं सरकार की नीयत पे सवाल उठते हैं? देखिए, राजनीतिक फैसले होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे राजनीतिक लोगों के लोग होते हैं, इसलिए फैसले नहीं हो पाते हैं। वो तो अब आप जब आपके पास पूर्ण समर्थन की सरकार नहीं हो, आप जब बहुमत आपके पास नहीं हो, तो मजबूरियों में बहुत सारे निर्णय ऐसे होते हैं जो नहीं करने होते, वो भी करने होते हैं। आप अधिकारी श्याम जी, और क्या लगता है आपको कि अशोक गहलोत को अब इस सेक्टर को फोकस करना चाहिए? मैं 30 सेकंड दूंगा आपको। देखिए, अरबी घोड़ा जो होता है उसकी कमान संभालने वाले व्यक्ति के ऊपर निर्भर होता है। मंत्री काम नहीं करे कोई, और मंत्री अगर चाहे तो फिर वो अधिकारी रह नहीं सकता। लेकिन मुख्यमंत्री जी वो भैरू सिंह जी की स्टाइल में चलते हैं, लगाओ सेक्रेटरी अपना, मंत्री को जिसको फ्री हैंड देना होता है वो काम करता है, जिसको फ्री हैंड नहीं देना होता है वो करता रहता है शिकायत करने से काम नहीं चलता। आपके पास अधिकार है, आप उसके समय हो चुका। मैं एक बार महेश जी आपके पास में आना चाहूंगा। क्या लगता है आपको कि अशोक गहलोत जी को अब इस सेक्टर पे इन चीजों पर फोकस करना चाहिए? समय बहुत कम है। देखिए, जहां तक ये जो सवाल है कि अब युवा जो वर्ग है, जैसे कि अभी आपने देखी कि कई परीक्षाएं लीक हो गई है, कानून व्यवस्था की भी जो जैसी स्थितियां बनी हैं, तो इन सब चीजों पर लगाम लगाने की बहुत आवश्यकता है समय रहते हुए, खासकर महिला अत्याचारों को लेकर के। और ये जो गैंग जो
जो गैंगबाजी हो रही है और गैंगस्टर्स की जो एक्टिविटीज जो है उनको थामने की आवश्यकता है। आम आदमी की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होता है, इस पे बहुत गौर करने की और इस पे सतर्कता और कठोरता की आवश्यकता है इस चीज पे। और दूसरा ये है कि जो आपकी ये योजनाएं जो मूर्त रूप ले नहीं पाई है धरातल पे, या उनमें कोई कमी खामियां हैं, तो उस तक पहुंचाने की प्रयास करनी चाहिए, क्योंकि आम व्यक्ति को ये महसूस हो कि मुझे आज चिरंजीव योजना में जो भी लाभ दे रही है, गवर्नमेंट देना चाह रही है, वो मेरे को क्यों नहीं मिल पा रहा। तो इस चीज को भी देखने की आवश्यकता है आज की तारीख में। और ऐसे कई ऐसी योजना है जिनका लाभ आज आम आदमी को मिल पा रहा है या नहीं है। आपने बहुत अच्छे घोषणाएं की है, बहुत अच्छा किया है, इम्प्लीमेंटेशन। समय हो चुका महेश जी, मैं रोकना चाहूंगा। पहले कुछ लोगों से हमारी बात हुई है जिनको लेकर के, श्याम जी मैं माफी चाहूंगा, समय और हो चुका। कुछ लोगों से हमारी बात हुई है, उनके साफ सजेशंस है जो सरकार अगर सुनना चाहें तो उनके लिए हम कहेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए सबसे ज्यादा लोगों ने शिकायत की है कि कानून व्यवस्था पर फोकस करना चाहिए। हमने हर वर्ग से बात करने की कोशिश की है। चिरंजीव योजना को बहुत अच्छा बताया है, लेकिन उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव होता है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स की मॉनिटरिंग करनी चाहिए जहां योजना लागू हो सके। मेडिकल कॉलेज 3 जिलों को छोड़ के 30 जिलों के अंदर बना दिया, लेकिन वहां पे स्टाफ नहीं है, इसकी वजह से बड़ी परेशानी हो रही है। पट्टे सरकार की नियत है हर व्यक्ति तक मिले, लेकिन जो धरातल पे जो लोग बैठे हुए हैं वो जिम्मेदारी के साथ में काम नहीं कर रहे। ये कुछ इस तरह की शिकायतें आई है हमारे पास में। चलिए, समय कम है, मैं माफी चाहूंगा, तमाम अतिथियों को यहीं पे रोकना चाहूंगा और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।